हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ हिटलर, मीन्स हिटलर राइज टू पावर। दिस इज द टॉपिक ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, चैप्टर 3, क्लास 9th। इससे पहले की वीडियो में थोड़ा सा हम पिछली जो हमारा टॉपिक था उसे रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले वाला टॉपिक था हमारा द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन में हमने ये स्टडी किया था किस टाइप से हमारी जो जर्मनी थी डिप्रेशन में, मीन्स जर्मनी जो है किस टाइप से हमारी जो है वो डाउन जा रही थी। क्लियर? तो ईयर ऑफ डिप्रेशन में हमने क्या स्टडी किया था कि जर्मनी जो है जर्मनी को जो फंड्स मिल रहे थे वो कहाँ से, यूएसए से मिल रहे थे। बट यूएसए में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था तो उससे जर्मनी को वहाँ से फंड्स मिलना भी बंद हो गया था। ठीक है, तो जब जर्मनी को वहाँ से फंड मिलना बंद हो गया तो जर्मनी की जो इकॉनमी थी वो एकदम से क्या हो गई थी, वर्स्ट हो गई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आ गया था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाइटेंड हो गई थी और वर्कर्स ने अपनी जॉब जो है वो खो दी थी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बढ़ता जा रहा था और लोगों को ये टेंशन थी कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा पर्सन आए जो हमें इन सभी प्रॉब्लम से क्या करे, छुटकारा दिलवाए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स तो राइज हो रही थी, तो इन प्रॉब्लम्स के क्या रिजल्ट निकले थे हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम अराइज हो गई थी एंड और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था जर्मनी का एकदम से चेंज हो गया था और वाइमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा था, वो साइलेंट था। और सोल्यूशन इसके बारे में क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक के आर्टिकल 48 में ये ऑलरेडी मेंशन था कि उसमें प्रेसिडेंट को एक ऐसी पावर मिल गई थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था एंड सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल ऑफ डिक्री। रूल ऑफ डिक्री जो होते हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स होते हैं, तो वो उन्हें भी सस्पेंड कर सकता था। तो इस तरह से डिक्टेटरशिप जो थी वो अब लोग जो क्या कर रहे थे, आ जानी चाहिए, मीन्स देयर वॉज वल्नरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप और एट द सेम टाइम पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोगों का इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। अब इस बात मैंने बताया ना कि लोग ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो हमारी इन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलवाए, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक जो था एकदम से लोग उससे बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुके थे, परेशान हो गए थे। नाउ हिटलर का राइज कैसे हुआ, सबसे पहले हम जिस पर्सन के बारे में हम पढ़ रहे हैं हमें उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब देखिए हिटलर का राइज कैसे और क्यों हुआ था। द क्राइसिस इन जर्मनी फॉर्म्ड अ बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। जो जर्मनी में क्राइसिस हो रहे थे उन्होंने हिटलर के राइज को और पावरफुल बना दिया। इससे पहले क्या था, देखिए हिटलर बॉर्न हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। ठीक है, एनरोल्ड हिमसेल्फ इन आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब 1889 में जब उसका बर्थ हुआ था तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था, 1914 टू 1918 हुआ था। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस दौरान जो है जो ये था हमारा हिटलर था, हिटलर जो था कितने ईयर्स का रहा होगा, 11 + 14 25 ईयर्स का। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना छोटे होने के बावजूद भी उसने आर्मी में अपने आप को एनरोल कर लिया। बिकेम कार्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। इवन वो कौन था, काफ़ी मतलब ब्रेवरी के लिए उसे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई मेड हिम फ्यूरियस। और जब वो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, नो डाउट वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था अपनी डिफीट से, जर्मनी की डिफीट से। बट ट्रीटी ऑफ वर्साई ने तो उसे बिल्कुल पूरी तरह से ही क्या कर दिया था, ख़त्म सा कर दिया था। वो क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई अगर आपको याद हो तो वो क्या थी कि जिसमें जो फ्रांस था, फ्रांस ने जर्मनी के रूरल प्लेस को भी क्या कर लिया था, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें वो इसका मेन जो था वो इंडस्ट्रियलाइज सेंटर था। ठीक है, तो इस चीज़ को उसने बहुत ज़्यादा फ्यूरियस कर दिया था। और एक और बात हिटलर के बारे में, हिटलर जो था वो बचपन से ही क्या करना चाहते थे, पेंटर बनना चाहते थे। लेकिन वहाँ के स्कूल ऑफ आर्ट में उसे एडमिशन नहीं मिला था बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जब उस टाइम में हिटलर अगर आर्मी में ना जाते, आर्मी की बजाय वो एक पेंटर होते, तो उस आज के दौर में जो हम जर्मनी को के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या जर्मनी वैसा होना था या वैसा होना है अगर वो पेंटर बन जाते, तो कुछ भी हो सकती थी सिचुएशन।
ठीक है। अब आगे देखिए, अब 1919 में क्या हुआ था, अकबर ने ज्वाइन किया वर्कर्स पार्टी को। वर्कर्स पार्टी को उसने ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे टेक ओवर कर लिया और उसे रीनेम दिया, नया नेम दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। और यही पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी, और यही पार्टी बाद में क्या हो गई, नाजी पार्टी बन गई थी। यानी कि उस नाजी पार्टी को उसने टेक ओवर कर लिया था, मीन्स उसके लीडर बन गए थे ये हिटलर। एक बार फिर से हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की थी 1919 में, ओके, जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था। तो उसके बाद जो था जर्मनी में डिप्रेशन आ गया था, जर्मनी में काफ़ी सारे क्या होते थे, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, तो उससे हिटलर काफ़ी परेशान हो गया था, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए हिटलर ने, लोग भी ये सोचते थे कि कोई ऐसा पर्सन आए जो हमारी इन सभी प्रॉब्लम से हमें क्या कर दे, हमें छुटकारा दिलवा दे। तो जब उसमें हिटलर ने 1919 में एक वर्कर्स पार्टी बनाई, बाद में उसे पार्टी को ज्वाइन किया था, फिर बाद में उसे टेक ओवर कर लिया था, और इस पार्टी का जो उसने रीनेम किया था, इस पार्टी को नया नाम दिया था कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। क्या पार्टी का नेम था, याद रखना है आपने, 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है आपका, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। एंड दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। जो इस नाजी पार्टी के वर्कर्स थे, यही सारे के सारे किसके फॉलोअर्स थे, ठीक है, ये इनका लीडर कौन था, हिटलर था। तभी जो नाजीज थे ना, वो हिटलर के ही फॉलोअर्स थे, वो हिटलर उनका लीडर था। और ज्यूज जो थे वो नाजीज के अपोजिट पार्टी थी। अब ही वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर एंड ऑरेटर। वर्क जो हिटलर था काफ़ी पावरफुल स्पीकर भी था, अच्छा वक्ता था। एंड फोकस्ड ऑन टू अनडू ऑल द इनजस्टिस डन विद जर्मनी, प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, weed out all the foreign influences and conspiracies against Germany। और उसने इस चीज़ की तरफ वहाँ के लोगों का ध्यान दिलवाया, मतलब वहाँ के लोगों को ये एक तरह से अटेंशन उनका ऐसे अट्रैक्ट किया कि वो जर्मनी को हर टाइप के इनजस्टिस से क्या कर देंगे, अंडू करना। अंडू मतलब जो हुआ है उसे ख़त्म कर देना। अंडू कमांड होती है ना कंप्यूटर में, तो जो हुआ था उसे अंडू को कर देना, खत्म कर देना। तो वो इनजस्टिस को जर्मनी से खत्म कर देंगे। और वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जर्मनी को एक स्ट्रांग नेशन में बना देंगे वो। एंड हर टाइप के जो फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस जर्मनी के ऊपर था, और इसके साथ साथ में जो कॉन्स्पिरेसीज फॉरेन कंट्रीज की चल रही थी उनके जर्मनी के अगेंस्ट, उन सबको क्या वीड आउट कर देंगे, जर्मनी से जो है वो हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद था ही हैड ए प्लान एंड हीज ओन विजन टू अचीव। उसका एक अपना प्लान था, अपना एक तरीका था इन सब कामों को करने का। अब हाउ डिड ही केम इन पॉलिटिक्स एंड पावर, अब किस टाइप से अपने इस प्लान को पूरा करेंगे और पॉलिटिक्स में पावर में आए कैसे, वो क्वेश्चन ये उठता है। अब आप ये देखिए, अब 1923 में ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। बवेरिया क्या है, जो जर्मनी है ना, जर्मनी का सदर्न ईस्टर्न स्टेट है। उन्होंने हिटलर ने सोचा पहले तो मैं बवेरिया पे जो सारा को कैप्चर कर लेता हूँ और बवेरिया पे सारा का सारा अपना जो है ना एक तरह से कंट्रोल करूँगा, तो धीरे धीरे करके मैं पूरी जर्मनी पे, उसके बाद जर्मनी पे कंट्रोल तो होगा ही होगा, साथ में मैं बर्लिन की तरफ मार्च कर जाऊँगा, ठीक है, बर्लिन की तरफ बढ़ूंगा। बट ही फेल्ड, ऐसा करने में वो फेल रहा एंड वॉज अरेस्टेड टू ट्रेजन। और जब उसने ये सोचा था कि वो बवेरिया पे, बवेरिया क्या था, जर्मनी का ही एक पार्ट था, सदर्न ईस्टर्न स्टेट था, जब वो ऐसा करने में असफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया, और उसे ट्रेजन मीन्स देशद्रोह के उसमें जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन वहाँ पे वो जब इम्प्रिजनमेंट अपनी कर रहा था पूरी, लेकिन वहाँ पे उसका और लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर था, उनके साथ प्रॉपर वे से रह रहा था, तो उसकी 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट जो है 9 मंथ्स में ही कंप्लीट होगी, और उसके 9 मंथ्स के बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया। कंप्लीट होगी तो मैं नहीं कहूँगी, ये 5 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट के प्लेस पे 9 मंथ्स में ही उसे रिलीज़ कर दिया गया, बिकॉज वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के दौरान उसका बिहेवियर अच्छा था, ठीक है, और इससे जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे वो उससे इम्प्रेस हो गए। उसके बाद लेटर आफ्टर रिलीज, जब वो रिलीज हुआ तो ही स्ट्रगल्ड फॉर पावर, फिर से उसने पावर के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। जब जैसे मैंने अभी द ईयर ऑफ डिप्रेशन की बात अभी मैंने स्टार्टिंग में की, जब वो डिप्रेशन पीरियड चल रहा था तो नाजिज्म जो है उस टाइम में एक मास मूवमेंट बन गया था। मास मूवमेंट का मतलब है
अब मास मूवमेंट वो क्यों बना था? मास मूवमेंट का मतलब है कि जो नाजीज़म जो उस मतलब पार्टी के लीडर थे ना, नाजी पार्टी के लीडर नहीं सॉरी वर्कर्स थे, तो वो एक मूवमेंट पे उतर आए थे। वो ऐसा क्यों उतर आए थे? बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपागेंडा एंड प्रोमिसेस विच हिटलर मेड। नाजी प्रोपागेंडा क्या होता है? एक प्रॉपर एक तरह से प्रचार होता है, एक विचार होता है जो एक सामने वाला लीडर पार्टी के सामने रखता है, लोगों के सामने रखता है कि ही विल डू दिस थिंग फॉर यू। ओके, तो नाजी प्रोपेगेंडा की वजह से ऐसा हुआ था एंड प्रोमिसेस जो हिटलर ने वहाँ के लोगों से किए थे। अब बात ये उठती है कि नाजी प्रोपेगेंडा क्या था? ठीक है, अब आप अपनी पेज में 57 बुक में 57 पेज पे आइए। नाजी प्रोपेगेंडा क्या था? देखिए, हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई पॉलिटिक्स को अपनाया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबाइलाइजेशन। उसने लोगों की मतलब रिचुअल्स की वैल्यू को समझा कि उसको पता था कि लोग अपने रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो उनके साथ इसी वे से काम करेगा, इसी पॉलिटिक्स से, इसी पॉलिसी से काम करेगा, तो सारे के सारे वर्कर्स और लोग भी जो उसका साथ देंगे। The Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support of Hitler। इसने नाजीज ने क्या किया? काफ़ी सारी रैलियाँ निकाली और जो उसके हिटलर के स्पॉट में काफ़ी मीटिंग्स की लोगों के साथ एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और इससे लोगों में यूनिटी की जो फीलिंग थी, वो सेंस थी, वो जागृत हो गई। द रेड बैनर विद स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट। एक रेड बैनर उन्होंने बनाया, ठीक है, उसके ऊपर स्वास्तिक भी बना हुआ था, जिसमें ना वो नाजी से सल्यूट करते थे। एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लोज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। और जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उसमें जो बिग राउंड ऑफ अप्लोज जो है तब वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है हमारा नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। नाजी प्रोपेगेंडा, जब नाजीज जो नाजी वर्कर्स थे, जब उसका प्रोपेगेंडा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे उसके बारे में, तो उन्होंने क्या किया? हिटलर जो है उनके लिए एक मसीहा है, एक सेवियर है, उन्हें एक बचाने वाला है। ठीक है, इट इज़ एन इमेज, एक मतलब उन्होंने मसीहा की इमेज, जैसे है ना कि जीसस क्राइस्ट की एक इमेज होती है, वैसे उन्होंने हिटलर को भी इस टाइप से मसीहा बनाया अपना। इट इज़ एक इमेज थी दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल। मतलब लोगों के सामने उसकी एक मसीहा की इमेज बना दी कि ये ही एक द प्रीस्ट ऑफ गॉड है जो हमें बचा सकता है। हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड इमेजिनेशन ऑफ पीपल। उन ऐसे लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करना चाहते थे जिनकी डिग्निटी और प्राइड जो है शैटर्ड हो चुका था, बिखर गया था। ठीक है, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और वो एक ऐसे टाइम में रह रहे थे जब मतलब ऐसे समय में रह रहे थे जब जिस कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है बहुत बढ़ चुके थे। ठीक है, तो वहाँ के नाजी प्रोपेगेंडा में, यानी कि जब नाजीज लोग वर्कर्स प्रचार कर रहे थे, तो उन लोगों ने हिटलर को उन्हीं लोगों का, जर्मनी के लोगों का मसीहा के रूप में एक तरह से इमेजिनेशन उन लोगों के लिए बना दी। ठीक है, तब उन लोगों को भी लगा कि अगर हमें अब हमारी प्रॉब्लम से अगर कोई फ्री कर सकता है तो वो कौन है? वो है हिटलर। इस तरह से हिटलर राइज टू पावर, हिटलर इस तरह से पावर में आया। किसकी वजह से? नाजी वर्कर्स के कॉपरेशन से। ओके, तो ये था हमारा हिटलर राइज टू पावर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, टिल देन बाय। सी दिस वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड केयरफुली।